आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग से मिल रही हूँ। वो टॉपिक है रीतिकाल। आज हम रीतिकाल का अर्थ जानेंगे और रीतिकाल के प्रथम प्रवर्तक कौन है एवं रीतिकाल को कितने वर्गों में, रीतिकालीन कवियों को कितने वर्गों में बांटा गया है और उसके पश्चात उन वर्गों में, जैसे मान लीजिए रीतिकाल के कवियों को वर्गों में बांटा गया तो उन वर्गों के कवियों की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो हम रीतिकाल का प्रारंभ, रीतिकाल संवत 1700 विक्रमी से संवत 1900 विक्रमी माना जाता है। तो आपको बता दें ये संवत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और अगर आपको संवत से सन निकालना है तो संवत में मान लीजिए आपको संवत 1900 है तो उसमें से 57 वर्ष घटा दीजिए तो आपका ईस्वी निकल आएगा। तो इस तरीके से संवत से आप सन भी निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रीतिकाल का, रीति शब्द का अर्थ। रीति शब्द का अर्थ होता है इस रीतिकाल के संदर्भ में काव्यांग निरूपण, काव्यांग निरूपण एवं लक्षण ग्रंथ। रीतिकाल के अधिकांश कवि काव्यांग निरूपण करते थे और लक्षण ग्रंथ लिखा करते थे। इसी कारण से इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल का नामकरण एवं उनको मानने वाले प्रथम नामकरण। तो इस पर देखते हैं कि रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो वहीं पर श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ ने, तो कला काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। चलिए, मिश्र बंधुओं में तीन ऐसे मिश्र बंधु हैं, यानी तीन ऐसे भाई हैं जिन्होंने मिल करके काव्य की रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। उनमें से हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी एवं सुखदेव बिहारी। कभी प्रश्न आ जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित है या मिश्र बंधु कौन है, तो आपको पता होना चाहिए गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। और रीतिकाल को अंधकार काल कहा त्रिलोचन ने, और वहीं रीतिकाल को रीतिकाव्य नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और रीतिकाल को कला काल नाम दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आइए देखते हैं। देखिए, रीतिकाव्य नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काव्य नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। यहाँ रीतिकाव्य नाम देने का आशय क्या है जॉर्ज ग्रियर्सन का, इसे भी हम स्पष्ट करते हैं। रीतिकाव्य नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, क्यों दिया है? क्योंकि इसमें रीतिपरक काव्य की रचना अधिक होती थी इस काल अवधि में, इसलिए इसे रीतिकाव्य नाम दिया गया। वहीं मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया। इनके पीछे भी कारण है, क्योंकि इस काल अवधि में ज़्यादातर अलंकृत काव्य की रचना ज़्यादा होती थी। और वहीं रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि रीतिपरक ग्रंथों की रचनाएं ज़्यादा होती थी। और श्रृंगार काल नाम दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्र जी के कहने का आशय है, अगर वो श्रृंगार काल कह रहे हैं तो उसमें ये है कि इस समय जो रीतिकाल का समय था इसमें अधिकतर श्रृंगार परक रचनाएं की जाती थी। वहीं कला काल नाम दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। कहते हैं कि
इस जो रीतिकाल है इसको कला काल नाम देने के पीछे कि इसमें अधिकांश कवि अपनी काव्य प्रतिभा को दिखाया करते थे। वहीं पर अंधकार काल नाम दिया त्रिलोचन शास्त्री ने। त्रिलोचन जी के कहने का आशय यही था कि ये समय जो है काव्य के क्षेत्र में अंधकार काल है। इसके पीछे वजह भी है कि रीतिकाल में जो उपलब्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं रीतिकाल को जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, या फिर रीतिकाल में जिस तरीके के काव्य की रचना होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। यही कारण है कि रीतिकाल को जो है अंधकार काल कहा। अब हम देखते हैं कि रीतिकाल के कवियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो रीतिकाल के कवियों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, तीसरे हैं रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि वो हैं जो कि बंधी बंधाई परिपाटी पर रचना करने वाले। रीतिबद्ध का मतलब ही समझ में आता है कि जो क्या हो उस रीति और उससे बंधे हुए। उदाहरण के लिए लें, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जानते हैं ना रीति रिवाज हमारे यहाँ की परंपरा। तो ये चीज़ें जैसे उदाहरण के लिए कहते नहीं है कि एक बिजनेसमैन है तो कहते हैं कि हमारे दादाजी बिजनेस करते थे, पापा भी बिजनेस करते हैं और मैं भी बिजनेस ही करूँगा, मैं नौकरी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ का कि ये रीति है, मेरे यहाँ की ये परंपरा है। जो मेरे दादाजी ने किया, पापा जी ने किया वही मैं करूँगा, मैं उस परिपाटी को तोड़ूँगा नहीं। वह तो रीतिबद्ध कवि ऐसे ही हुए। रीतिबद्ध में कवियों का जो लेखन था उसमें काव्यांग, निरूपण, लक्षण ग्रंथ यही किया करते थे। इसमें प्रमुख कवि आते हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह देव, भिखारी दास, ग्वाल, प्रताप शाह आदि ऐसे कवि आते हैं जो कि रीतिबद्ध वर्ग में रखे गए हैं। अधिकांश ऐसे कवि हैं जो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। इनके कहने का मतलब होता है कि अगर मेरे रीतिकाल का समय कैसा था, उसमें अनेकों राजा हुआ करते थे और उनके राज दरबारी कवि हुआ करते थे। तो जो राज दरबारी कवि हुआ करते थे वो राजा के लिए जो कविताएं लिखा करते थे, तो उनके अगर पुत्र होते थे वो भी वही राज दरबारी कवि बन जाते थे, वो अन्य कार्य नहीं करते थे। इसी और राज दरबारी कवि होना तो ठीक है, लेकिन वो उनके पिता जैसे राजा की प्रशंसा में रानी के स्वरूप सौंदर्य का चित्रण करते थे, उसी तरीके से जो रीतिबद्ध कवि हैं वो भी उसी परिपाटी पर काव्य रचना करने लगे। दूसरे हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी जी। बिहारी जी ने एकमात्र ग्रंथ की रचना की है जो कि बिहारी सतसई है, जिसमें 713 दोहे हैं और कहा जाता है बिहारी जी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। और ये भी है कि ये एक दोहे में अपनी सारी बातें कहने में सक्षम हैं, इसीलिए बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध वर्ग में आते हैं। अगले हैं जो कि ना तो रीतिबद्ध हैं ना तो रीति सिद्ध हैं, अपितु तीसरे वर्ग में आते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त के अंतर्गत वो कवि आते हैं जैसे घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव। ये सारे कवि ऐसे हुए कि इन्होंने अपने काव्य रचना में रीति की बंधी बंधाई परिपाटी को नहीं माना। इन्होंने क्या किया कि कहा कि मैं स्वतंत्र होकर के काव्य रचना
करूँगा। जैसे हमने उदाहरण दिया था रीतिबद्ध के लिए कि मेरे दादाजी बिजनेस करते थे तो पापा जी बिजनेस करते थे, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं भी बिजनेस ही करूँगा, मैं नौकरी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ जो रीति मुक्त कवि हैं ये कहते हैं दादाजी ने क्या किया, पापा जी ने क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। तो यानी कि ये जो बंधी बंधाई परिपाटी थी उससे मुक्त हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से काव्य की रचना करते हैं। इसमें जैसे हमने नाम लिया घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये रीति को नहीं मानने वाले अपितु रीति से मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से काव्य की रचना करते हैं। तो इसी में हम आगे देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों की विशेषताएं। ये तो हो गया रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। अब रीतिकालीन कवियों की विशेषताएं। रीतिकालीन कवियों की विशेषताओं में है रीति निरूपण। रीति निरूपण रीतिकाल के कवियों ने किया, जिसमें से दो वर्ग आते हैं। एक आता है काव्यांग निरूपण, दूसरा आता है सर्वांग निरूपण। काव्यांग जानते हैं क्या है आप लोग? काव्यांग, ठीक है। काव्यांग का मतलब होता है कि काव्य के अंग। जैसे मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य के अंग होते हैं हाथ, पैर, नाक, कान, हर चीज़ जरूरी है। वैसे ही काव्य के लिए काव्य के अंग होते हैं। काव्य के अंग में जैसे आपका हुआ रस, छंद, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति इत्यादि काव्य के अंग के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने रस के बारे में बताया, तो किसी कवि ने अलंकार के बारे में और किसी ने छंद के बारे में अपनी काव्य की रचनाएं की। और दूसरी श्रेणी में आते हैं रीति निरूपण में सर्वांग निरूपण। कुछ ऐसे हुए कि सर्वांग, आपको बताया ना, काव्य के किसी एक अंग पर अपनी कविता लिखा करते थे, और कुछ ऐसे थे जो काव्य के सभी अंगों पर रचनाएं लिखा करते थे। तो इस तरीके से ये सर्वांग निरूपण कवि कहलाए। और रीतिकाल की दूसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। रीतिकाल श्रृंगार काल भी कहा था विश्वनाथ ने। तो इसमें श्रृंगारिकता में हम एक बिहारी के दोहे को देखते हैं। तो बिहारी जी लिखते हैं, औंधाई सीसी सुलगी, बिरह बरनी बिललात, बीच ही गो, बीच ही सूख गुलाब गो, छीटो छुए नगात। श्रृंगार निरूपण में लिखते हैं इस पंक्ति का अर्थ है कि नायिका अपने नायक से दूर होने के कारण, प्रीतम से दूर होने के कारण प्रिय विरह में इतनी जल रही है कि उसकी सखी आती है और उसे देखती है, तो उसके शरीर के ताप को कम करने के लिए वह गुलाब जल की शीशी लेकर के उसके ऊपर पूरी डालने लगती है, और डालती है तो गुलाब जल नायिका के शरीर पर नहीं पड़ता, अपितु बीच में ही सूख जाता है। तो इस तरीके से श्रृंगार की श्रृंगार परक जो ये इनका दोहा है, इसमें वो स्पष्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें अतिशयोक्ति का आभास मिलता है, क्योंकि जैसे ही बताते हैं कि नायिका प्रिय विरह में इतनी जल रही है और वहीं पर उसकी सहेली ले आके गुलाब जल की शीशी डालती है, फिर भी उसके शरीर पर, नायिका के शरीर पर जो जल रही है, उसके शरीर पर गुलाब जल की एक बूंद तक नहीं पहुंचती, अपितु वो बीच में ही सूख जाती, जबकि ऐसा कभी संभव नहीं है। तो यही हम अगले उसमें देखते हैं अलंकारिकता। रीतिकाल की अगली जो विशेषता है अलंकारिकता है। अलंकारिकता में अलंकारवादी केशवदास जी माने जाते हैं।
जिनकी एक पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। कहते हैं केशवदास जी अलंकारवादी आचार्य हैं, आपको तो स्पष्ट कर दें, और ये कहते हैं कि जिस तरह से बिना आभूषण के नायिका सुंदर नहीं लगती, उसी तरह से बिना अलंकार के काव्य भी शोभा नहीं पाता। तो अलंकारिकता है रीतिकाल में। और अगला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य की रचना किया करते थे, और उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं प्रशंसा में, एक तो सच्ची और एक तो बनावटी। क्योंकि जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो काव्य की रचना करने का उनका उद्देश्य क्या होता था? आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाए, उनकी रानी की जो है रूप सौंदर्य का अद्भुत चित्रण कर दें, जिससे कि राजा प्रसन्न हो जाएं। और शायद यही वजह रही है कि रीतिकाल में जो वास्तविक काव्य की रचना या फिर जो आत्माभिव्यंजना थी, वो सारी चीज़ें उपेक्षित रह गई। क्योंकि आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जैसे कहते नहीं कि हमको पसंद हो या ना पसंद हो फिर भी हाँ 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 करना ही है, तो उसमें कुछ तो ठीक है कि जैसे भूषण कवि ने शिवराज भूषण छत्रसाल दशक शिवा बावनी का जैसे चित्रण किया वो वास्तविक है, लेकिन कुछ ऐसे जो कि अपने राजा की प्रशंसा करते थे, एक तरीके से चापलूसी कही जा सकती है इसे। तो रीतिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा का भी चित्रण किया गया है, एक विशेषता ये भी है। वहीं देखिए आगे बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकाल के में बिहारी जी को बहुत सारी विषयों का ज्ञान था और उन्होंने चमत्कारपूर्ण ढंग से एक एक दोहे में अपनी सारी बातें कहते थे। उनको ज्योतिष का ज्ञान था, शास्त्र का, नीति का, इन सारी चीज़ों का ज्ञान था। तो रीतिकाल के कवियों को बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन में माहिर थे। वहीं पर अगली विशेषता है भक्ति एवं नीति। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि एक दोहे में कहते हैं, रिझिहें सुकवि जो तो जानो कविताई, नाही तो राधिका कन्हाई सुबिरन को बहानो है। बिहारी जी कहते हैं कि अगर विद्वान लोग मेरी कविता से पे प्रसन्न होते हैं, रिझते हैं, तब तो मैं उसे काव्य समझूंगा, वरना मैं सोचूंगा कि मैंने राधा और कृष्ण का सुमिरन किया। वहीं आगे लिखते बृंद जी लिखते हैं, भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही, जानी परत है कागपिक ऋतु बसंत के माही। इसमें बृंद जी बहुत ही अच्छी बात करते हैं। क्या कहते हैं कि भले बुरे सब एक सम, यानी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है उसे तो तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक कि आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति ना आए कि आपको उनकी ज़रूरत ना पड़े। जैसे जान परत है कागपिक ऋतु बसंत के माही, यानी जब बसंत ऋतु आता है तब पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो उस समय क्या होता है कि जब बसंत आता है तभी स्पष्ट होता है। वैसे ही जब आपके समक्ष रहने वाले सारे लोग एक समान हैं, जब आप पर विपत्ति आएगी तभी पता चलेगा कि कौन आपके लिए हितैषी है कौन अहितैषी। अगला है नारी भावना। रीतिकाल में स्त्रियों के बाह्य स्वरूप का तो चित्रण किया गया,
पर कहीं न कहीं उनके आंतरिक भावों को दबा ही रह गया। अगला है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल के कवि प्रकृति चित्रण करने में भी पर्याप्त सक्षम रहे। ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण। रीतिकाल में संवत 1700 से विक्रमी से संवत 1900 विक्रमी तक के समय को रीतिकाल कहा गया और इतने बड़े कालावधि में सिर्फ एक भाषा में काव्य रचना की जाती थी, वो जो है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के जितने कवि हुए उन्होंने काव्य की रचना की। काव्य अपने आप ब्रज भाषा का एक व्याकरण व्यवस्थित नहीं हो पाने के कारण आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि अगर ब्रज भाषा इतने वर्षों तक जो है काव्य भाषा बनी रही तो उसका एक मानक भी होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। शायद इसी वजह से हमारे ब्रज भाषा का जो व्याकरण है वो आज भी सुधर नहीं पाया है। तो देखते हैं हम ये रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं जो हम अभी आपको स्पष्ट कर चुके हैं। देख लीजिए, रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन, भक्ति एवं नीति, नारी भावना, प्रकृति चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग। तो इस तरीके से इसमें जो ये है रीतिकाल के कवियों की विशेषताएं। तो हम आपको स्पष्ट कर रहे थे कि रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ये तो हुई रीतिबद्ध कवियों की विशेषताएं। अब हम देखेंगे जो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं उनकी काव्य की विशेषताएं। तो उसमें से जो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं उनमें से घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, यही लोग आते हैं और इनके काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट देखने से इनमें प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली है स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम। जो रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के कवि थे उनमें स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम था, जिसमें घनानंद जी कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग जहाँ ने कुशयानप बाक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन ले पैदो छटाक नहीं। वहीं दूसरी विशेषता है विरह वर्णन की प्रधानता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं घनानंद के लिए कि रीतिकाल का एक ऐसा कवि है जो अपने आंसुओं से रोता है, किराए के आंसुओं से नहीं। और अगली विशेषता है स्वानुभूति का चित्रण, सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। तो हम देखते हैं ये है रीति मुक्त श्रृंगारी काव्य की विशेषताएं। स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण, विरह वर्णन की प्रधानता, स्वानुभूति का चित्रण, प्रकृति चित्रण, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग और सौंदर्य चित्रण। तो आज ये हमारे रीतिकाल के हमने आपको रीतिकाल का अर्थ बताया, रीतिकाल के प्रथम आचार्य एवं रीतिकाल को कितने वर्गों में बांटा गया है और जो 2 वर्गों में बांटा गया है उनकी काव्यगत विशेषताओं को। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए
अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।